हेलो डियर, मोस्ट वेलकम है आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का इस वीडियो में क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 6 होने वाला है। इससे पहले का वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 को क्लियर करा दिया जा चुका है। तो आपने अगर नहीं देखे हैं तो इस चैप्टर 2 का ये सारे पार्ट को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इससे होगा ये कि आप लोग अगर ये चैप्टर 2 को पूरी पार्ट को अगर देख लेते हैं तो आपको किसी भी अलग से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसी वीडियो से पूरे टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिएगा। आज का ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। आपका भी सपना हिस्ट्री सब्जेक्ट में 95% अंक लाने का, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप इस वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिएगा। आपको किसी भी अलग से किताब पढ़ने की या कहीं भी अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा और इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। देखने वाले हैं आज का मेन टॉपिक है विदेशी यात्रियों का विवरण, है ना। विदेशी यात्रियों के विवरण, जिसमें फाहियान और ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत गुप्तकालीन समाज, धर्म, शासन व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। ये फाहियान और ह्वेनसांग जो यात्री जो थे, इनके यात्रा वृत्तांत से गुप्त काल के बारे में समाज, धर्म और शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत में नई राज सत्ताओं का उदय गुप्त साम्राज्य के कमजोर पड़ते ही दक्षिण भारत में स्थानीय शक्तियां स्वतंत्र रूप से उभरने लगी थी और द्रविड़ क्षेत्र में नई राजनीतिक इकाइयां का गठन हुआ था। ठीक है, ये सारे विदेशी यात्रियों के विवरण से पता चलता है। इस क्षेत्र में धीरे धीरे चोल, चेर और पांड्य जैसे राजवंशों का विकास होने लगा। ठीक है, जिन्होंने आगे चलकर दक्षिण भारत की राजनीति और संस्कृति को दिशा प्रदान की। किसके द्वारा? तो याद रखेंगे, चोल, चेर और पांड्य के द्वारा। ये सब जानकारी किससे मिलता है? तो विदेशी यात्रियों का विवरण, है ना। विदेशी यात्री कौन थे? फाहियान थे, ह्वेनसांग थे, ये सब विदेशी यात्री थे। ठीक है, आगे है सरदार की अवधारणा। सरदार वह व्यक्ति होता था जिसे पद केवल वंश के आधार पर नहीं मिलता था, बल्कि जिसे अपने क्षेत्र की प्रभावशाली परिवार और लोगों का समर्थन प्राप्त होता था, वही सरदार कहलाते थे। वह राजनीतिक, समाज और सैन्य शक्ति के केंद्र माना जाता था। सरदार की मुख्य भूमिकाएं क्या क्या होती थी? तो पहला, युद्ध काल में सैन्य नेतृत्व करना, क्षेत्रीय संघर्ष और विवादों का समाधान करना, अपने इलाके से कर और भेंट और टैक्स को एकत्रित करना, समर्थकों और अनुयायियों को पुरस्कार व सम्मान प्रदान करना। ये सब सरदार की मुख्य भूमिकाएं थी, ये सब काम थे किसके? सरदार की, याद रखिएगा। और उसके बाद अगला टॉपिक आता है, अगला पॉइंट है दैवीय राजा की संकल्पना। राजा को ईश्वर तुल्य, यानी कि क्या? तो ईश्वर तुल्य मानने की परंपरा सत्ता को मजबूत करने का एक राजनीतिक धार्मिक माध्यम थी, और शासक स्वयं देवताओं से जुड़ा हुआ दिखाकर अपनी सत्ता को वैधता और पवित्रता प्रदान कर लेते थे, है ना। खुद ही जो है दिखला देते थे कि हम देवताओं से जुड़े हुए हैं, और इसकी सत्ता पूरी तरीके से मजबूत हो जाया करती थी। कुछ कुषाण शासकों ने पूजा पद्धति और धार्मिक प्रतीकों के माध्यम से यह विचार फैलाया कि वे ईश्वरीय शक्ति से युक्त है ना, ईश्वरीय शक्ति से युक्त है। अगला पॉइंट है ऐतिहासिक उदाहरण। जैसे उत्तर प्रदेश के मथुरा उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र में मार्ट के समीप एक देव स्थल पर कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई, जिसे उन्हें दैवीय स्वरूप दिया गया, है ना। क्या दिया गया? तो दैवीय स्वरूप दिया गया। कई कुषाण शासकों ने अपने नामों के साथ देवपुत्र जैसे धार्मिक उपाधियां लगा दिया करते थे। ठीक है, इस काल में बड़े सामंत, जमींदार, स्थानीय शक्तिशाली व्यक्ति भी शक्तिशाली बन गए, और कुछ समय स्वतंत्र शासक बन बैठे। खुद जो है ना, यानी कि कुछ जो है स्वतंत्र शासक बन बैठे, और कमजोर राजा उनके अधीनस्थ बन चले गए। ठीक है, जो कमजोर थे वो उसके नीचे काम करने लगे, और जो मजबूत जो थे वो खुद ही सरदार बन गए। ठीक है,
कुछ प्रमुख देवता और एवं उनकी पहचान की अगर बात करें तो देवता में विशेष पहचान है ना, तो कुबेर संपत्ति और वैभव की अधिष्ठाता, और वरुण जल और महासागर की स्वामी, इंद्र वर्षा बादल और बिजली के नियंत्रकता, और यम मृत्यु और न्याय की यानी अधिपति। ये सब देवताएं हुआ करते थे। तो इंद्र वर्षा और बादल बिजली के नियंत्रण करते वाले देवता माने जाते हैं। यम को मृत्यु का देवता माना जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। जनता की दृष्टि से राजा की छवि क्या थी? जनता की दृष्टि से राजा की छवि की अगर बात करें तो जनता की दृष्टि से राजा की छवि, लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि राजा कभी कभी आम लोगों के बीच साधारण वेश में जाकर उनकी स्थिति समझने की कोशिश करते थे। ऐसे साधारण वेश में जाते थे ताकि लोगों को पता नहीं चले कि कौन, और उसकी स्थिति जानने जाया करते थे। उस स्थिति के बारे में पता चल जाया करता था कि उनकी स्थिति क्या है। लोग अपने खुद दर्द और परेशानियों का कारण सीधे शासक को मानते थे, और ये कथाएं पहले मौखिक परंपरा से चली और बाद में इन्हें लिखित रूप दे दिया गया। गोविंदो जातक कथा में जनता की पीड़ा और शासकीय व्यवस्था के कमियों का स्पष्ट चित्रण मिलता है, ठीक है, स्पष्ट चित्रण देखने को मिलता है। उसके बाद है जनता राजा से असंतुष्ट क्यों थे? तो समाज में अपराध और व्यवस्था फैली हुई थी, प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं होती थी, इसलिए जो है ना जनता राजा से असंतुष्ट थे, ठीक है। दूसरा है कर वसूली। कर वसूली करने वाले अधिकारी कठोर और अनुयायी यानी कि दबाव बनाने वाले थे, कठोर तरीके से कर वसूली किया जाता था। तीसरा, राजा राजकोष भरने के लिए जनता पर अनावश्यक बोझ डाल दिया करते थे, इसलिए भी जनता राजा से असंतुष्ट थे। राजा के अत्याचार से बचने के लिए जनता ने क्या उपाय किया? तो याद रखेंगे, लोग अधिक खेती करके अपनी जरूरतों पूरा करने का प्रयास करते थे, है ना। जब वो अधिक खेती करने का प्रयास करते थे जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो जब हालत बहुत खराब हो जाते थे तो लोग गांव छोड़कर जंगल में जाकर बस जाते थे ताकि राजकीय अधिकारी वहां ना पहुंच सके। राजकीय अधिकारी वहां ना पहुंच सके, जब वो खेती जब करते थे, खेती से भी पूरा जब नहीं हो पाता था जरूरत, तो वो जंगल में भाग जाया करते थे, ठीक है। अगला पॉइंट है उत्पादन, यानी फसल बढ़ाने के नए तरीके क्या थे? तो तरीके का विवरण जो है इस तरीके से मिलता है, हल का प्रयोग होने लगा, उपजाऊ मैदान, नदियों के किनारे हल जो है गहराई से जुताई की जाती थी ताकि फसल सही से हो सके। दूसरा, लोहे का औजार का प्रयोग होने लगा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लोहे का औजार धान की खेती के लिए होने लगा था। उसका कुदाल का उपयोग, पहाड़ी इलाके में हाथ के औजार से खेती की जाती थी। किससे? हाथ के औजार से खेती की जाती थी। सिंचाई की व्यवस्था की अगर बात करें तो कुएं, तालाब, नहरों के माध्यम से पानी पहुंचाकर फसल को उत्पादन बढ़ाया जाता था। और ग्रामीण समाज में हुए बदलाव, पहला खेती के नए साधन अपनाए गए थे, लेकिन आम लोगों की आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। आम लोगों को आर्थिक स्थिति में कोई भी खास सुधार देखने को नहीं मिला। उत्पादन बढ़ाने के लिए नहरें, तालाब, कुएं, लोहे के औजार और कुदाल जैसे साधनों का प्रयोग होने लगा। दूसरा, गांव में सत्ता कुछ लोगों के हाथ में ही थी। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ बड़े जमींदार और गांव के मुखिया सबसे प्रभावशाली माने जाते थे। ये लोग खेती करने वाले किसानों पर नियंत्रण रखते थे और निर्णय उन्हीं के अनुसार होते थे, और बाकी लोग उन्हीं के आदेशों का पालन भी करते थे। तीसरा है ग्रामीण नृत्य के वंशानुगत स्वरूप। गांव के मुखिया का पद पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ करता था, पीढ़ी दर पीढ़ी होता था। गांव के मुखिया, अगर कोई एक मुखिया तो उसका पीढ़ी दर पीढ़ी मुखिया हुआ करता था। आम लोगों के पास नेतृत्व बदलने का कोई भी विकल्प नहीं होता था, और गांव का मुखिया पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ करता था। जो व्यक्ति मुखिया या राजा होता था उसी को स्वीकार करना मजबूरी बन जाती थी, है ना। चौथा आता है भूमिहीन किसान की स्थिति कैसी थी? कई किसान ऐसे थे जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वे दूसरों की जमीन पर काम करके अपना जीवन चलाते थे, और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर बनती रही, और वे हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहते, है ना, दूसरे पर हमेशा निर्भर रहते थे। अगला आता है महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें तो पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में लोहे के औजार का प्रयोग काफी देर से शुरू हुआ था। कुएं, तालाब, नहरों का निर्माण अक्सर राजा या अमीर वर्ग के लोग द्वारा ही किया जाता था। कुएं का, तालाब का प्रयोग, और क्योंकि इनके निर्माण में अधिक धन की आवश्यकता होती थी, तो जो गरीब जो किसान थे वो जो है कुएं और तालाब का प्रयोग नहीं कर पाते थे,
और इसका प्रयोग जो है ना राजा और अमीर लोग ही किया करते थे। क्यों? क्योंकि कुआं और तालाब के निर्माण में अधिक धन की जरूरत होती थी। उसके बाद आता है अगला पॉइंट है यानी कि क्या, तो गृह स्वामी की अवधारणा। प्राचीन समाज में घर का मुखिया ही पूरे परिवार का सर्वोच्च निर्णयकर्ता माना जाता था। घर का मुखिया घर की संपत्ति, संसाधन और व्यवस्था पर उसी का अधिकार था, जो घर वही सभी का मालिक हुआ करता था। परिवार के सभी सदस्य, स्त्री, पुरुष, बच्चे और सेवक उसी के निर्देश माना करते थे। घर का तरह उसी व्यक्ति के सत्ता पर आधारित होती थी। घर के जितने भी काम कार्य है ये सब जो है ना किसका, तो घर के मुखिया पर हुआ करता था, है ना। अब पूरे परिवार का सर्वोच्च निर्णय वही किया करते थे। घर की सारी संपत्ति, संसाधन, व्यवस्था उसी के हाथ में होती थी। परिवार के सभी स्त्री, पुरुष, बच्चे, सेवक सब उसी के निर्देश को मानते थे और घरेलू जीवन का संचालन पूरी तरह उसी व्यक्ति के सत्ता पर आधारित होती थी। ठीक है, उसी के सत्ता पर आधारित होती थी। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं इसी चैप्टर 2 से पार्ट 7 में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।